नागपुर के चंद्रमणि नगर की जय भीम कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये वो सेंटर है जो सेवा संस्कृति के साथ सीधे जापान से जुड़ता है। बदलती दुनिया के साथ अब जीवन जीने के तौर तरीके भी बदल चुके हैं और इस बदलती जीवन शैली में सेवा कार्य से जुड़े कुछ करियर भी विकसित होने लगे हैं। इसी का एक पुल है ये सेंटर। जापानी मूल की संस्था है मिराई सोशल वेलफेयर कॉरपोरेशन जापान, जो वहां के बड़े बुजुर्गों की देखभाल का कार्य करने वाली एक नामचीन इंस्टीट्यूट है, जो बुजुर्गों की सेवा के लिए सेवा कार्यकर्ता उपलब्ध कराती है। और इस वक्त एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें जापान के वयोवृद्ध नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए यहाँ के जरूरतमंद और सेवाभावी युवक युवतियों को इस कार्य में जुटाना चाहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ के इच्छुक युवक युवतियों को जापानी भाषा और कार्य प्रशिक्षण देने की दृष्टि से मिराई के भारत सेंटर का आज यहाँ उद्घाटन हो रहा है, जिसमें मिराई सोशल वेलफेयर कॉरपोरेशन जापान के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं और इस सेंटर का उद्घाटन ये कर रहे हैं। बौद्धों की ये पुरातन परंपरा रही है कि किसी भी कार्य की शुरुआत वंदना से करते हैं। तो यहाँ भी पूजनीय भंते जी ने मिराई सोशल वेलफेयर कॉरपोरेशन जापान के नागपुर सेंटर के उद्घाटन समारोह में उपस्थितों के साथ बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना की और सेवा कार्य में इच्छुक युवक युवतियों का मार्गदर्शन भी किया। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्तस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्तस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्तस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कामेषु मिच्छाचारः वैरामणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरामणि सिक्खापदं समादियामि। सोरामेरयमज्जपमादताना वैरामणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याशरण संपन्नो सुखवितो लोकवितो अनुत्तर परिषदं सारथि सत्ता देवमनुसानं बुद्धो भगवति। साकातो भगवता धम्मो शान्तिस्तिको अकालिको एहिपासिको उपनायको अच्युतं वेदितापो वियोहिति। सब्बारोगा विनाशितो माते भवन्तो अन्तराय सुखी दीर्घायुको भव। अविवादानाशीलस्स नित्यं वद्दा पचायुनो सत्तारो धम्मा वदन्ति। आयुर्भरणा सुखं बलं भवतो सर्वमङ्गलं। रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सति भवन्तु ते। जिस मार्ग में किसी प्रकार की हिंसा के कार्य सम्मिलित ना हो या किसी प्रकार के बुरे चीजों से सम्मिलित ना हो, बल्कि अच्छी चीजों से ही संबंध। तो आप जैसे कल्याण, उनका जो भी आपके माध्यम से जिनका भी कल्याण हो रहा है, आप भी एक प्रकार के उत्तम मंगल कल्याणकारी कार्य करने जा रहे हैं ना। और साथ ही साथ यहाँ से जितने भी लोग वहां जाएंगे, जैसे मैं ये आशा करता हूँ कि जैसे जितने भी जन जा रहे हैं, ऐसा मान के चलता हूँ कि बुद्धिस्ट लोग ही जा रहे हैं। तो वहां जैसे जाएंगे, हम जहां कहीं भी जाए, जो पंचशील है, ये जो पास जो बुद्ध के बताए पंचशील, इसको ही पालन करना आवश्यकता है। पालन किस प्रकार करें कि जैसे आप लोगों का जो कार्य रहेगा कि जैसे आपने बताया कि बड़े बुजुर्गों का सेवा करना,
और तथागत बुद्ध ने हमेशा ये बताया कि जो बड़े बुजुर्गों का सेवा करना ये भी एक प्रकार के उत्तम मंगल कार्य है। तो आप लोग जो कार्य करेंगे ये भी एक प्रकार के उत्तम मंगल कार्य है, जिस कार्य के माध्यम से जिनका आप सेवा करेंगे उसका भी कल्याण होगा और उस कल्याण के माध्यम से आप लोगों का भी कल्याण होगा, आपके परिवार का भी कल्याण होगा। तो इसलिए जो उत्तम मंगल कार्य आप लोग करने जा रहे हैं उसमें पंचशीलों का पालन निश्चित रूप से आप लोग करिएगा। तो पंचशील का पालन की जैसे पहला तो पनाति पता विरमणि सिक्के समाधि है ना, कि हिंसा नहीं हो। तो आप लोग जो भी जा रहे हैं तो सभी जनों ने हमेशा जैसे बड़े बुजुर्गों के प्रति मैत्री भावना रखना, हमेशा दया की भावना। आप जिनका सेवा करेंगे, जिनके लिए कार्य करेंगे, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में दया होगा, तभी आप श्रद्धा पूर्वक उसके लिए कुछ कार्य करने का प्रयास करेंगे। आपके मन में जो है हिंसा ना हो, हिंसा भी ना हो और साथ ही साथ घृणा भी नहीं हो ना, कि जैसे बड़े बुजुर्गों से घृणा नहीं करे और हिंसा भी नहीं करे, हमेशा मैत्री पूर्वक दया करें। जब आप उनसे बातचीत भी करेंगे, मान के चले आप जो सेवा करेंगे वो आपका कर्तव्य है जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन मन के अंदर उनके प्रति हिंसा या द्वेष की भावना रखना नहीं है ना, कि श्रद्धा से उनके लिए सेवा करें। चाहे आप बातचीत कर रहे हो, उनके लिए विचार करते हो या उनके लिए कुछ कर रहे हो, श्रद्धा पूर्वक ही करिए और कभी वहां पर हिंसक नहीं बनना है। और साथ ही साथ आपको जो है सहन शक्ति, सहनशीलता हमेशा बनाए रखना आवश्यक है। तो जैसे ये तो पहला शील हो गया कि आप जो है हिंसा ना करें, मन में हिंसा की भावना ना हो। और दूसरा शील आपके लिए यही रहेगा कि जैसे अदिन्न दाना वेरामुनि सिक्के पदम समाधिया में है ना, कि जैसे चोरी की भावना नहीं रखना और ईमानदार बनना। तो आप लोग वहां जाने के बाद, जो भी आप लोग यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ से जाने के बाद या वहां जाने के बाद आप लोगों ने ईमानदारी, अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी दिखाना आवश्यक है, कि अपने व्यवहार के प्रति जो भी आप काम उनके लिए करेंगे ना, उसके प्रति ईमानदार हो। और ईमानदार होने के साथ साथ आदमी में दान की भी भावना होना आवश्यक है ना, कि जैसे आप तो भले उनको कुछ नहीं दे रहे, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनके लिए दान ही है, आप उनको सेवा करेंगे है ना, कि जैसे जो व्यवहारिक रूप से सेवा करने वाले हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करने वाले हैं, अच्छे से बातचीत करने वाले हैं, ये भी एक प्रकार के दान ही है। तो ये जो है भावना रखी और मन में त्याग की भावना रखे ना, कि जिसे लालच नहीं करे। कि जैसे जापान में आप लोग जा रहे हैं, जापान जैसे बुद्धिस्ट देश है, तो वहां पर जो संस्कारिक, सभी लोग संस्कारिक होते हैं, धर्मवान यानी कि ईमानदार होते हैं। तो जिस प्रकार वो ईमानदार है उसी प्रकार हमें भी ईमानदार बनना आवश्यक है, कि जैसे उनके घर में आप रहेंगे, उनका सेवा करेंगे, इधर उधर हो सकता है सामान पड़ा हो सकता है कभी कोई आपका परीक्षण भी कर सकता हो, कहीं सोना रख दिया, कोई कीमती चीजें, कोई पैसे रख दिया ना, तो हर चीज में ईमानदार, जो अपना नहीं है उन चीजों को लेना नहीं, क्योंकि अदिन्न दाना का मतलब होता है कि जो हमें नहीं दिया गया हो उन चीजों को लेना नहीं है। तो मन में ईमानदार रखिए, अगर आप ईमानदार बनेंगे, आपकी ईमानदारी से खुश होकर आपको और ज्यादा जो पदोन्नति भी हो सकता है, आपका जो है वृद्धि हो सकते हैं। पहले पर लालच नहीं रखना कि हाँ हम अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर से टिप्स भी देगा, ये भी देगा, मेरा मित्र को मिला था, मैत्रिन को मिला था, मुझे भी मिलेगा, है ना। ऐसा कोई, हम जितना करते उससे अधिक अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए। अगर ज्यादा आशा रखेंगे, अगर हुआ पूरा हुआ तो खुश होंगे, नहीं हुआ तो मन में दुख की भावना आ जाएगा ना। इसलिए जो है ज्यादा जो है इतना भी नहीं रखिए। तो आप लोग यहाँ पर इंग्लिश हो न जापानीज जो भाषा है, ताकि जो है विचारों का आदान प्रदान हो सके, इसलिए आप लोग सीखेंगे। तो ईमानदारी से आप लोग निश्चित रूप से सीखिए, क्योंकि जैसे ये साहब का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोगों को वहां पर भेजेंगे, इनका भी जो है जिम्मेदारी है कि अगर आप लोग अच्छे करते हैं इनका भी नाम होगा, वृद्धि भी होगा, आपका भी होगा। अगर कुछ गलत होता है तो आपका भी बदनामी, देश का भी बदनामी, अपना भी बदनामी, ऊपर से बुद्धिस्ट समाज का, क्यों ना, क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, कि जैसे खासकर अपने जो है समाज, ऐसे समाज के हो, बुद्धिस्ट समाज के, तो इसलिए जहां भी जाए पंचशीलों को हमेशा पालन करें। ये बुद्ध का जो मूर्ति है, आप जहां कहीं भी आप बुद्ध की मूर्ति देखेंगे, ये कमल का फूल हमेशा आपको दिखेगा। ये कमल का फूल क्या दर्शाता है? यही दर्शाते ही अच्छे पानी में खिले चाहे गंदे पानी में खिले, जहां भी खिलता हो अपने रंग गुण सुगंध एक जैसा ही रखता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता ना। इसलिए आप सभी जन चाहे यहाँ रहे चाहे वहां रहे, लेकिन अपने जो विचार संस्कार, अपने माता परिवार जो भी है उनसे हमेशा जुड़े रहना आवश्यक है ना। तो अपने जो है गुणों को नहीं भूलिए, और साथ ही साथ जिसके माध्यम से आपका कल्याण होने वाला है उसके प्रति भी आभार व्यक्त करिए। और जिसके माध्यम से हमारा कल्याण हुआ, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना आवश्यक है, क्योंकि आज
जिनको पहले गांव से शहर आने के लिए मुश्किल होता था, आज कहां से कहां पहुंच गए, है ना, कि जिनको काम नहीं मिलता था आज वो जो है लोगों को अच्छे जो है काम दे रहे। मान के चले यहाँ पर हम अगर भारत में रहकर कोई अगर सरकारी नौकरी भी करते हैं 25-30 हजार में भी पूरा जो है बहुत ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ता है। अगर जो है विदेश में कोई काम लग जाता है अच्छा कार्य, है ना, कि जैसे जो कार्य है तो वहां पर रहन सहन खान पान सब कुछ अच्छा होता है ना। एक्चुअली जो है बाबा साहब के माध्यम से हो रहा है, जिनके भी माध्यम से हो रहा है उनका आभार जरूर व्यक्त करें। और आप लोग यहाँ जितने भी जो लोग आए हैं जो जाने की इच्छा से आए हैं तो आप सभी जन हमेशा त्रिशरण पंचशीलों को पालन करें, मन में हमेशा उनके प्रति या सभी लोगों के प्रति, क्योंकि वहां आपको अनजान लोग भी ज्यादातर मिलेंगे, इसलिए उनके प्रति हमेशा अपने मन में प्रेम करुणा मैत्री दया का ही भावना रखिए। और साथ ही साथ ईमानदारी अपने मन में हमेशा रखना है, चरित्रवान नैतिकवान बनना है, क्योंकि अगर आप चरित्रवान है नैतिकवान है आप कहीं भी टिक जाएंगे ना, आपको लोग पसंद भी करेंगे। और जो है वचन अच्छा हो, बातचीत अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, और जो है नशीली वस्तुओं का आदत नहीं हो, गलत जो है संगत नहीं हो, नशीली वस्तुओं का आदत नहीं हो, और ज्यादा जो है फिजूल खर्चा भी नहीं करे। आप जो है जो भी पाए वो घर के और परिवार के और अपने जीवन के और भविष्य के जीवन की ओर हमेशा निश्चित रूप से देखिए। तो आज का जो ये छोटा सा जो परितरण पाठ ऑफिस के इनॉग्रेशन के माध्यम से ये जो है, क्योंकि ये धम्म के माध्यम से, क्योंकि धम्म के माध्यम से जो भी हम कार्य करें उसका हमेशा कल्याण ही होता है ना, उन्नति ही होता है। तो आप हम तथागत बुद्ध को मानते हैं तो इसलिए बुद्ध के माध्यम से बुद्ध वंदना धम्म संघ वंदना के माध्यम से हमने इसको जो है आगे बढ़ाया है। तो आप सभी लोगों के लिए अच्छी मंगल कामना रहेगा कि जो हाथ में आपने लिए है ये जो आसमान की ऊंचाई तक छुए और आप जो है सफल हो, इसी प्रकार आपके माध्यम से लोगों का भी जो है कल्याण हो सके। तो इसलिए जो है आपके प्रति भी बहुत बहुत जो है आभार, क्योंकि आप भी जो है सामाजिक कार्य जो बाबा साहब के कार्य भी आप बोल सकते हैं कि बाबा साहब ने तो पूरे देश का समाज का कल्याण किया, लेकिन हम अपने स्तर पर अपने क्षमता अनुसार हम जितने लोगों का कल्याण कर सकते हैं आप उतने कर, जिससे आपका भी कल्याण है और सभी लोगों का ही कल्याण है। ऐसे ही कल्याण करते रहे, ऐसे आशा रखूंगा। तो इन्हीं आशाओं के साथ समय परिस्थिति दोनों को ध्यान में रखते हुए हम अपने दो वचन को यहाँ पर विराम देंगे और यहाँ पर हम रुक जाते हैं। दानं ददन्तु सत्तायं शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना वीरता सन्तो गच्छन्तु देवता यथा साधु साधु।祈りをやって、祈りというのはお釈迦様の一般的な教えですね、ちゃんと皆さんで守りましょうとか、あと日本の方から未来の方からこういったなんていうかな、そのインドの仏教と困ってる人たちの、会をお世話にして、皆さんこちらに集まっている生徒たちにですね、これは人道主義の一番大きな活動としてやってるので、皆さんそちらのこの活動に対してですね、なんていうかな、お世話と思ってですね、自分の仕事をちゃんと守りながら、お釈迦様の教えも守りながら、ちゃんとした生活をしながらですね、向こうの人に力入れて、お年をの方たちのそのお世話をですね、ちゃんとその間違いなくとか力入れてですね、ちゃんとやりましょうというのを目的がよくお坊さんの方に伝えてあったので、生徒たち皆さんにですね、間違いがならないようにとか、ちゃんと長く日本にいながらなんだか貯金もしながらですね、自分の生活もちゃんとできるような形に頑張っていただいて、会社の方にも自分たちの作業をちゃんと行うような形にしましょうというのをメッセージを先ほどお坊さんのからいただきました。सर्वांना पहिल्यांदा भेटताय म्हणून ग्रीटिंग्स म्हणतायत आणि स्वतःचं इंट्रोडक्शन देत आहेत. स्वतःचं नाव ते मोरियोका ओसामू मोरियोका म्हणून सांगत आहेत. हाय. こうやって新しい研修セミナーの皆さんにお会いでき、お話ができることを大変嬉しく光栄だと思っております。
आज त्यांचं जे हे ऑब्जेक्टिव्ह आहे, या ऑब्जेक्टिव्ह करता आपण या सेंटरचा पहिला दिवस आपण ओपनिंग सेरेमनी केलं आणि याच्याकरता तुम्ही सर्वांनी जे स्टुडंट्स आहेत ते, टीचर्स लोक आणि बाकी ज्या लोकांनी सपोर्ट करतायत त्या लोक सगळं इथे सोबत येऊन आम्हाला सपोर्ट करतायत, त्याच्याकरता सर्वांना धन्यवाद म्हणत आहेत. 大変恐縮ですが、少しだけお時間をいただいて、ご挨拶をさせていただきます。私は日本の福岡県筑紫野市を本拠地として、いくつかの事業を営んでいます。いくつかのその事業、中に高齢者福祉施設事業があります。その施設の名前はタンタンと言いますが、そこでは自宅での生活が困難で、常時介護が必要なお年寄りが150人ほど生活をしています。そしてそこではその方たちのために介護に関わる多くの専門スタッフが24時間365日生活のお手伝いをして働いています。いいですか？もうすぐしゃる。आता ते सांगत होते की त्यांचं जे ऑफिस किंवा त्यांचं जे वर्क आहे ते जपानच्या फुकुओका सिटीमध्ये चिकुशिनो म्हणून नावाचं एक वार्ड म्हणून प्लेस आहे. जसा आपला हा एरिया जसा प्रकारचा तशा प्रकारचा त्यांचा एरिया आहे, त्याचं नाव चिकुशिनो आहे. तिथे यांचं सेंटर आहे. तर यांच्या सेंटरमध्ये यांच्या पण कंपनीचं नाव आहे मिराई सोशल वेलफेअर कॉर्पोरेशन असं कंपनीचं नाव आहे. तर त्या कंपनीतर्फे यांचे जे सेंटर आहेत त्या यांचे बरेच सेंटर आहेत. हा एक चिकुशिनोचा आहे, त्याच्यानंतर अजून बाकीचं सेंटर आहे. पण या सेंटरमध्ये जवळपास 150 लोकांना ते सेवा देतात आणि त्यांच्याकडे स्टाफ स्टाफ का ज्यांना नाही हां, तर 150 लोकांना ते सेवा देतात या पर्टिक्युलर सेंटरमध्ये. तसंच अशाच प्रकारे त्यांचे हे तर झालं वृद्ध लोकांच्या सेवा करण्याचं काम. याच्याशिवायही त्यांचे दुसरे पण अजून बिझनेसेस आहेत, ते वेगवेगळ्या प्रकारचे. जसं आता लहान मुलांची केअर करण्याकरता आपण डे केअर सेंटर म्हणतो, दिवसभर बच्चांना तिथे ठेवून ते सेवा करतात रे, असं पण त्यांचं एक सेंटर आहे. तिथे असे मिळून सर्व 350च्या वरती स्टाफला ते सर्व्हिस तिथून जपानहून देत असतात. तर अशा सेंटर्समध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची सेवा करण्याकरता आज तुम्हाला माहिती आहे की जपान हा छोटासा देश आहे आणि जपानमध्ये पॉप्युलेशन फार कमी आहे, तिथे सेवा करण्यासाठी लोक मिळत नाही. तर मग कारण की मी आपल्या बुद्धिस्ट मिशनला जपानमध्ये चालवतो, तर हे बुद्धिस्ट मिशनला सपोर्ट करण्यासारखे लोक आहेत. तर आमचं इंट्रोडक्शन झाल्यामुळे त्यांचं म्हणणं होतं की इंडियामध्ये असे जे मुलं आहेत का ज्यांना जॉबची गरज आहे, ज्यांचं करिअर त्यांना चेंज करायचं आहे. तर मी म्हटलं येस, बुद्धिस्ट लोकांना खूप प्रॉब्लेम आहे इंडियामध्ये. त्यांना जे 10वी-12वी नापास मुलं असतात त्यांना जॉब्स मिळत नाही. तर अशा मुलांना जर आपण नोकरी देऊ शकलो चांगली गोष्ट आहे. तर म्हणून त्यांनी आपल्याला हा सेंटर बुद्धिस्ट लोकांसाठी चालू करण्यासाठी ओपन केला असं त्यांचं म्हणणं आहे. 100 वर्षाआधी जपानमध्ये सुद्धा जसं आपल्या इंडियामध्ये काय म्हणतात त्याला कास्ट चे प्रॉब्लेम्स किंवा डिस्क्रिमिनेशन्स किंवा जे आपले प्रॉब्लेम्स होते, अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स जपानमध्ये सुद्धा होते. आणि यांनी सुद्धा यांच्या कम्युनिटीने सुद्धा जपानमध्ये बाबासाहेबांसारखेच फाईट करून त्यांचे राईट्स मिळवून घेतले. पण आजच्या जपानमध्ये तेव्हाची जी सिच्युएशन होती तिथं बरेच चेंज झाली. पण आपल्या इंडियामध्ये तेव्हाची सिच्युएशन चेंज जरी झाली तरी आजही खूप सारे प्रॉब्लेम्स आपल्या इंडियामध्ये आहेत. तर यांचं म्हणणं आहे की त्यांचं असं म्हणणं आहे की माझ्या थ्रू जर आपण इतके लोक जमवू शकतो, तर त्यांनी पुढे जाऊन काय केलं की त्यांच्या सिटीमध्ये अजून असे सेंटर भरपूर आहेत. तर त्या सेंटरशी सुद्धा त्यांनी कनेक्शन करून त्यांना म्हटलं की तुमच्याकडे आता त्यांच्याकडे स्टाफ नाहीच आहेत ना, कारण ते लोकच नाही काम करणारे. तर तुमच्याकडे पण स्टाफ नसल्यामुळे आता आम्ही अशा प्रकारचं जे प्रोजेक्ट आहे ट्रेनिंग देण्याचा, हा आम्ही इंडियामध्ये माझ्या थ्रू चालू करतो आहे. तर तुम्हाला स्टाफची गरज असल्यामुळे तुम्ही पण आमचे स्टाफ घेणार का?
तर असे त्यांनी बऱ्याचशा सेंटरमध्ये मला वाटतं 20-25 सेंटर असे असतील तिथे, त्या सर्व सेंटरशी चर्चा करून त्यांना कन्व्हिन्स केलं की आमच्या लोकांना आम्ही जी इथे ट्रेनिंग देणार आहोत त्यांना तुम्ही तिथे घ्याल का. तर त्यांना समजवल्यानंतर त्यांना कळलं की ठीक आहे तुम्हाला स्टाफ मिळू शकतो, त्यांना ट्रेनिंग पण देत आहे. तर तिथले नवीन सेंटरचे लोक सुद्धा तयार झाले. तर अशा प्रकारे त्यांनी फक्त त्यांच्या स्वतःच्या सेंटर करता न करता तिथल्या अजून असणाऱ्या सेंटर पर्यंत पोहोचून तिथे पण आपल्याकडे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी घेऊन आलेले आहेत. म्हणून आता जे आपण 20 लोक इथून जाणार आहोत ते फक्त 20 लोक एका सेंटरमध्ये समजा 3-3 किंवा 4-4 जण जरी पकडले तरी किती सेंटरमध्ये पोहोचू आपण 4 लोकांमध्ये 20 म्हणजे 5 सेंटर पर्यंत फक्त. पण 25 ते 30 सेंटरला पोहोचवायचे अजून लोक लागतील आपल्याला. तर आता आपण पहिली बॅच आपण फक्त या 20 पर्यंत राहील, पण अशी ही आपली बॅच दर 6 महिन्याला अशीच 20-20 लोक 30-30 लोक असे वाढवत तिथल्या बऱ्याचशा सेंटरपर्यंत आपण या सर्व स्टाफ लोकांना इथे पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी सांगत आहेत की या सेंटरमध्ये तुम्ही सर्व लोक येऊन जे शिक्षण घ्याल, एक्सपिरियन्स घ्याल, वर्क करण्याचा एक्सपिरियन्स घ्याल, तर हा एक युनिक जपानच्या स्टँडर्डचा एक युनिक एक्सपिरियन्स आहे. ते तुम्ही चांगल्या पद्धतीने जेव्हा शिकाल तर तिथे ऑफकोर्स तुम्ही काम करणार आहे म्हणून तुम्हाला सॅलरी देण्यात येईल, तुमचा तिथे राहण्याची व्यवस्था चांगली होईल, ह्या सगळ्या वस्तू ते बरोबर प्रोव्हाइड करतील. तुम्ही चांगलं तिथे ट्रेनिंग घ्यायचं, शिक्षण घ्यायचं. तसंच त्यांचं जे स्वप्न होतं की आपल्याला हेल्प करायची आहे 40 वर्ष आधीचं, ते तर आता पूर्ण होणारच आहे. परंतु त्याच्या पुढे अजून एक स्टेप म्हणून ते विचार करत आहेत की तुम्ही जेव्हा एक्सपिरियन्स घ्याल तर फ्युचरमध्ये इंडियामध्ये सुद्धा जशा जपानी स्टँडर्डचं सेवा तिथे दिली जाते तशा प्रकारची सेवा आपण इंडियामध्ये सुद्धा सुरू करून इंडियाच्याही वृद्ध लोकांना तितक्या स्टँडर्डची सर्व्हिस इथे देता येईल अशा प्रकारचं सेंटर आपण इंडियामध्ये पण सुरू करण्याचा प्रयत्न करू. तर तेव्हा तुम्ही जे तिथे शिकाल तशी ती जी पद्धत आहे ती पद्धत आपल्याला इथे आणण्याकरता हेल्प होईल. त्याच्याने हे जे मिशन आहे अजून जास्त मोठ्या लेवलवरती आपण वाढवू शकतो. तर अशा प्रकारचं त्यांचं जे स्वप्न 40 वर्ष आधीचं होतं हळूहळू एक स्टेप मध्ये आपण पूर्ण करत जाऊ असं त्यांचं म्हणणं आहे. माझ्या थ्रू आणि ससाईबंतेजी थ्रू आपण सर्वांना गाईड करू शकलो. तुम्ही लोक ही ऑपॉर्च्युनिटी घेऊन त्याला यूज करून आम्हाला सपोर्ट करणार आहात. ह्या सर्व गोष्टी लक्षात घेता आणि आजचा हा इनॉग्रेशन प्रोग्राम मध्ये तुम्ही सपोर्ट केल्यामुळे ते त्यांच्यातर्फे तुम्हा सर्वांना धन्यवाद म्हणत आहेत. आणि अशाच प्रकारे ही ट्रेनिंग कंटिन्यू करून लवकरात लवकर जपानला येऊन आपलं सहकार्य करत राहावे असं त्यांचं विनंती आहे. ますけど、日本の福岡というところから、参りました。で、私たちはこれからは、皆さんの、後方で、いろんな支援をさせていただければと思っております。で実際は勉強するのは、日本語の先生とか、こちらの日本語の先生とか、東京の日本語の先生、そういう方が直接、勉強を教えてくれますが、私とか吉岡は、後ろの方でなんか皆さんに問題があったときに、お手伝いをさせていただければと思っています。 हाँ, अभी ये बोल रहे थे कि इनका नाम चिकामोतो है और साथ में यासुमोतो सामने है। ये दोनों वहां से कोका सेम सेंटर से यहाँ पे आए हुए हैं, इसीलिए आए हैं कि आज अपना ओपनिंग, तो ये ओपनिंग उनके हाथों से होना चाहिए था, इसलिए हमने उनको बुलाया। यहाँ आने के बाद इन्होंने जो सेंटर देखा उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो ये यही कहते हैं कि इस सेंटर से हम लोग इस तरह से ट्रेनिंग लेंगे और इस ट्रेनिंग को हम सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो प्लीज सपोर्ट करना है। で今日からですかね、勉強が始まる。勉強が始まるのは今日からですけど、一生懸命頑張ってください。そんなに簡単ではありません。試験をいくつか合格しないとやっぱ日本には来れませんので、しっかり勉強をしてください。そうすれば、必ず受かると思う。勉強をしっかりすればね、受かると思いますので、頑張っていただきたいと思います。でこれからもいろんなことがあったらスタントさんとかですね、スタントさんの奥さんとかいろいろ相談していただければ、スタントさんの方から私とか吉岡の方にこういうことをしてほしいとか、これはどうだろうとかいうことが伝わりますんで、そういうふうにしていただければと思います。これから皆さん頑張りましょう。はい。उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आजपासूनच आपली ट्रेनिंग सुरू होणार आहे। आजपासून म्हणजे बेसिकली उद्या सकाळपासून, आज ते इनोव्हेशन आहे। तर ही ट्रेनिंग जी आहे याच्यामध्ये आपल्याला जपानवरून जापनीज लँग्वेज शिकवणार आहे, त्याच्यानंतर ओल्ड एज केअर कशी करायची याचं नॉलेज तुम्हाला देण्यात येणार आहे। तर ट्रेनिंग जी आहे ही आपल्याला कशा करता आहे की तिथे जायच्या आधी आपल्याला एक एक्झाम इथे द्यायची असते,
ती एक्झाम पास करायची असते आपल्याला, तर आपला विजा बनतो. तर यांचं असं म्हणणं आहे की ह्या ट्रेनिंगमध्ये आपण चांगल्याने लक्ष देऊन जर आपण शिकलो तर एक्झाम तशी खूप इझी असते. परंतु कारण तुमचा बॅकग्राऊंड जो असा आहे तुमच्या हिशोबाने तुम्हाला थोडंसं कठीण वाटेल, कारण 10वी आणि 12वीचा बॅकग्राऊंड आहे. तर ती एक्झाम पास करण्याकरता आपण कशा प्रकारे आपण ती पास करता येईल असं लक्ष देऊन लक्षपूर्वक जर तुम्ही अभ्यास केला तर डेफिनेटली पास होऊ शकता. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही तुमची एनर्जी पूर्ण टाकायची याच्यामध्ये आणि लवकरात लवकर हे सगळं नॉलेज घेऊन एक्झाम पास करून तिकडे यायचं. परंतु एक्झाम जी आहे जे पास होणार नाही त्यांच्याकरताही वेगळा मार्ग आहे, त्या वेगळ्या मार्गाने आपण जाऊ शकतो. पण सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे की जर आपण एक्झाम पास करून गेलो तर आपल्याला जास्तीत जास्त वर्ष चांगलं राहता येतं आणि जास्तीत चांगलं सेवा देता येतं. म्हणून त्यांचं असं म्हणणं आहे की एक्झाम चांगल्याने पास करूनच आपण तिथे केलं पाहिजे. म्हणून लक्षपूर्वक आपण ट्रेनिंग चांगल्याने घ्यायची. आपली लँग्वेजची ट्रेनिंग असो, इंग्रजीची ट्रेनिंग असो किंवा नर्सिंगची ट्रेनिंग असो, ही लक्षपूर्वक बरोबर लक्षपूर्वक स्वतः तिथे ऐकून आणि त्याच्यानंतर स्वतःची सेल्फ स्टडी करून एक्झाम पास करून आपली स्वतःची तयारी करायची. म्हणून आजपासूनच आपण या ट्रेनिंगला सुरुवात करूया आणि सगळेजण मिळून त्याला प्रयत्न करूया. आणि वरून ही ट्रेनिंग घेताना समजा तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा त्रास झाला, काही प्रॉब्लेम होत आहे किंवा काही गायडन्स पाहिजे, त्याच्याकरता मी किंवा माझी वाईफ शिल्पा आणि चिकामोतो सान हे सगळेजण तुम्हाला तुमचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व्ह करायला आम्ही कधी पण पुढे येऊ. म्हणून तुम्हाला कुठल्या परिस्थितीला घाबरायची गरज नाही आहे. आणि जर तुम्हाला असं वाटलं की नाही मला काही गायडन्स पाहिजे किंवा काही बोलायचं आहे तर फ्रँकली तुम्ही आमच्यासोबत कधीही चर्चा करून तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घेण्याचा प्रयत्न करायचा. आपल्याला गिव्ह अप करायचं नाही आहे, आपल्याला आपल्या सर्वांची लाईफ बनवायची आहे. म्हणून त्यांचं असं म्हणणं आहे की आमचा सपोर्ट नेहमी तुमच्याकरता आहे, कधी आमच्याशी तुम्ही कन्सल्ट करू शकता. मग आतापासून आपण जिद्दीने आपण मेहनत घेऊन आपली स्टडी चालू करूया. 日本の福岡というところから私は来ました。で、研修センターで多くのことを学んでぜひ日本の方に頑張ってきてください。おめでとうございます。 यांचं पण तेच म्हणणं आहे की हा सेक्टर खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्याकरता. म्हणून तुम्हाला सर्वांना या सेंटरतर्फे जी काही फॅसिलिटी मिळणार आहे ती चांगल्याने कॅप्चर करून लवकरात लवकर जपानला येऊन आपली सेवा देण्याचा प्रयत्न करायचा. बघा योगायोगानं असा म्हणजे संधी, आता ते मी डिस्क्लोज करायला काय हरकत नाही, किती सुंदर जापानीज बोलतात, जपान लँग्वेज वर त्यांचं कमांड आहे. कसं आलं त्याला तर मराठी येत होतं, मग त्याच्यासाठी आधी त्याला इंग्रजी हवी होती. आणि लहानपणी ते म्हणजे बाळकडू तर लहानपणीच असतो ना, तर ते माझं भाग्य की सुशांतला सुरुवातीच इंग्रजी मी शिकवलं आणि त्यानंतर बराच त्याने आपला प्रगतीचा पल्ला गाठला. आणि आपल्या पुरतं करणं हे अनेकांना जमू शकते, पण बाबासाहेबांनी जसं आपल्या पुरतं केलं नाही, त्यांनी सांगितलं किती आनंदाची गोष्ट आहे की त्याने हा विचार केला की मी जर माझ्या समाजाला अधिक पुढे आणू शकलो, मी जिथे गेलो तिथे नेऊन प्रगती करू शकलो, भारतात जर ती संधी नसेल तर परदेशात जर आपण ते करू शकलो, आणि हा उपक्रम त्यांनी हातात घेतला, याचा खरोखर मला फार आनंद झाला. मी एवढं सांगेल की मी माझ्या परी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करेल, खूप चांगल्या रीतीने ट्रेन करेल आणि तुम्हाला हवं तसे विद्यार्थी म्हणजे देईल. एवढे बोलून मी माझ्या शब्दांना विराम. तर हे जे जापनीज शिकवणार आहे त्यांचं म्हणणं आहे की आपले त्यांच्यातर्फे जी जापनीज लँग्वेजची टीचिंग आहे ही पुढच्या महिन्यापासून आपण सुरू करणार आहोत त्यांची वाली. तर त्यांचं टीचिंग सुरू व्हायच्या आधी आपल्याकडे किती आता 2 आठवडे आहेत, म्हणजे डिसेंबरचा पूर्ण महिना राहिले 2 आठवडे. तर या 2 आठवड्यामध्ये आपल्याला काही प्रिपरेशन करायचं आहे, ते सांगतील काय करायचं. या 2 आठवड्यामध्ये त्यांची जी जपानची स्क्रिप्ट आहे ती स्क्रिप्ट आपल्याला वाचता येईल अशा प्रकारे प्रयत्न करा. काय पुढच्या महिन्यामध्ये जेव्हा त्यांची टीचिंग सुरू होईल
ते टीचिंग काही दिवस झाल्यानंतर टेस्ट सुद्धा घेत राहतील. तर त्या टेस्टमध्ये तुम्हाला रीड करता येईल अशी लेवल बनवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तर या 2 आठवड्यामध्ये ते तुम्हाला जे स्किल त्यांनी शिकायला सांगितले आहे याच्याकरता आपण उद्यापासून आपल्याकडे इंडियाचे जे टीचर आहेत, इंडियन जे टीचर आहेत जापनीज लँग्वेजचे, ते उद्यापासून येऊन ते तुम्हाला त्याचं जे बेसिक पाहिजे ते चालू करणार आहे. तर त्या बेसिक तुम्हाला शिकवतील. त्याच्यामुळे तुम्हाला ते कसं रीड करायचं, कसं बोलायचं हे तुम्हाला हळूहळू समजेल. तर त्यांचा जपानवरून क्लास सुरू व्हायच्या आधी तुम्हाला ऑलरेडी ते शिक्षण मिळणार आहे. त्याच्याने तुम्ही ते करू शकता. एवढं काही डिफिकल्ट नाही आहे. तर अशा प्रकारे आपण सर्वजण सोबत मिळून लवकरात लवकर जपानी लँग्वेज शिकण्याचा प्रयत्न करावा असं त्यांचं म्हणणं आहे. हाय सर्वजण शेवटी बघा गानबारी माशो म्हणतात. काय म्हणतात? गानबारी माशो. ठीक आहे. गानबारी माशोचा अर्थ होतो लेट्स वर्क हार्ड. ओके, जिद्दीने प्रयत्न करून स्वतःची कॅपॅबिलिटी बनवायची असा त्याचा अर्थ होतो. हा वर्ड लक्षात ठेवा सर्वजण. काय? गानबारी माशो. पुन्हा मला जोराने गानबारी माशो.はい、ありがとう。ありがとうございます。では、もう皆さんの方は挨拶できましたので、今日、森岡理事長の時間と、安本様の時間と、あと、わざわざ近本様とか、日本まで、インドまで来ていただいて大変ありがとうございます。ありがとうございます。で、皆さんのこの力で、このセンターをできましてですね、こちらの方でもできるだけ支援していただいてですね、我々の目的とか目標を達成できるような形で、よく早くても、できるだけ早い形で、日本に来るような形で頑張っていきたいと思いますので、皆さんの時間今日ありがとうございました。よろしくお願いいたします。では締めたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में शिक्षा को लेकर के जितनी क्रांति की और उस क्रांति के माध्यम से समाज में जो सामाजिक बदलाव आया, जो सामाजिक परिवर्तन आया, उससे समाज कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर समाज को मजबूती मिली। उसके कई पहलू हमें अभी तक के देखने को मिले कि शिक्षा को लेकर के किस तरीके से समाज में अपने समाज को मजबूती दे सकते हैं और समाज में अपना एक नया स्टेटस बना सकते हैं। और उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग जो संगठन है वो काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं जो इनसे हम बात करेंगे कि इनका आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, इनकी भविष्य को लेकर के इनकी क्या क्या इनकी स्ट्रैटेजी है और क्या क्या तैयारी है। क्या नाम है भाई आपका? सिद्धार्थ धांडे। अच्छा, क्या आगे क्या करना चाहते हैं आप? बस आगे जापान में सेटल होना चाहते हैं। अच्छा, जापान में जाना चाहते हैं। तो जापान में जाने के लिए आपको कोई गाइडेंस है, आपका कोई मेंटर है? जी बिल्कुल, मेरे मामा है और ये पास में खड़े। हाँ हाँ, तो उद्देश्य क्या रहेगा उसका? उसका उद्देश्य यही जॉब करना है अच्छे से। हाँ, जॉब मतलब जापान में जाने के बाद में आप वहाँ जॉब करने वाले हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये है आपके मेंटर मामा। हाँ, तो बताइए सर, क्या प्लानिंग रहेगी इन बच्चों को, वहाँ पे कैसे जॉब मिलेगा और किस तरीके से इनको वहाँ सेटल किया जाएगा? ये जो सुशांत सर जी नागपुर के हैं, मैं इनका पहले तहे दिल से और अपने सभी स्टूडेंट की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये जो उन्होंने नया प्रोजेक्ट चालू किया है इंडिया से जापान लेने के लिए, ये बच्चों का ये सबसे बड़े अच्छा प्रोजेक्ट है। क्योंकि जो 10वीं 12वीं जो फेल और जो भी आगे बढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको इंडिया में तामतौर पर काम तो नहीं होते भी है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा होता नहीं। और उसमें क्या होता है, बच्चे कुछ गलत कर जाते हैं। और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सबके लिए काम किया था, वैसा ये काम कर रहे हैं। और यहाँ से इंडिया से जापान लेने के लिए वो अच्छे से अच्छे काम भी कर रहे हैं। और वहाँ जाके इनका इतना अच्छा फ्यूचर होगा कि कम से कम 5-6 बरस के लिए उनका कंपनी की ओर से एग्रीमेंट होगा और उसी तौर पे उनको पेमेंट मिलेगा। और बच्चों का जो भविष्य इतना सफल होगा कि बच्चे के जो भी लाइफ होगी, उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, सभी के लिए इतना अच्छा होगा कि सब एक सेटलमेंट ज़िंदगी अपनी बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और इससे बड़ा क्या चाहिए? काम का बैकग्राउंड किस तरीके का होगा, मतलब वहाँ जाने के बाद में बच्चों को किस तरीके का जॉब मिल सकता है, इसके बारे में बताइए। वहाँ जाके इन्होंने जो मिराही कंपनी जो है जापानीज, ये हमारे
मेरा चेयरमैन के फुकुशिकाई शहर में टोक्यो के आसपास है वो, वहाँ पे इनको जॉब मिलेगा। वहाँ पे ओल्ड एज केयर में उनको जॉब मिलेगा और वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, लेकिन जो हमारे माता पिता होते हैं जो बूढ़े और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वृद्धाश्रम के टाइप का एक लोगों की सेवा करने वाला जो एक काम रहता है उस तरीके का, मतलब केयर जो टेक केयर जो टाइप में होता है ना, केयर पर्सन जो होता है उस तरीके का। जी उसी तरह यानी वही हो सकता है और उसमें बहुत अच्छा है। ये हमारे माता पिता के जैसा ही जो हम जितना भी माता पिता का करते हैं उतना ही हमें करना है और उसका पेमेंट मिलेगा और हमारी लाइफ भी सेटल हो जाएगी। और इससे क्या और क्या चाहिए बच्चों को। तो एक सवाल ये आता है कि आप बेसिक एजुकेशन ले चुके हैं 12th तक के, लेकिन इसके बाद में वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसा फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो ग्लोबलाइजेशन अगर जिस तरीके से चल रहा है तो इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो इन सभी बच्चों को क्या इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी? जी इनको कम से कम 6 या ये बच्चे जब तक पूरा सफल नहीं होते, यानी 6 महीने पकड़ो या 8 महीने पकड़ो या 4 महीने भी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन देखो जापान कैसा है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 में इसलिए है क्योंकि वो दिन रात मेहनत करता है। अपना इंडिया दिन रात मेहनत करता नहीं, ज़्यादा सोता है और कम मेहनत करता है। अगर बच्चों ने 4 महीने भी अगर कम से कम 8 घंटे 10 घंटे अगर पूरा अपना काम पे फोकस लगा तो 4 महीने भी कंप्लीट कर सकते हैं, 6 महीने भी कंप्लीट कर सकते हैं। और वहाँ से जापानीज जो उनके सिखाने वाले हैं वो हमको लाइव भी सिखा सकते हैं। यहाँ पर भी उनके ट्रेनर है वो भी हमें जापानीज सिखाएंगे। और इंग्लिश जो है तो इंग्लिश के भी सर यहाँ के हैं और अच्छे से पढ़ा के और अच्छे से हमें बेहतर से बेहतर बना के जापान में हमको सेटल कर देंगे वो। बढ़िया। हमारे साथ में कुछ और भी साथी है। जैसा सर ने बताया कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको सभी जो बेसिक जो नॉलेज है लैंग्वेजेस का वो सिखाया जाएगा। तो आपके फैमिली की तरफ से आपको ये चीज़ें अलाउ कर रहे हैं, मतलब घर वाले आपको बोल रहे हैं कि आप वहाँ जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे फैमिली मेम्बर्स मतलब पेरेंट्स की परमिशन ही है कि जाओ, क्योंकि जापान में अच्छी बात है ना, वृद्धाश्रम से बुजुर्ग लोगों की सेवा करना है। लाइक अच्छी बात है, हमें पुण्य भी मिल रहा है और ये पेरेंट्स की परमिशन है कि जाओ और जापान में सेवा करो बस। जैसा अभी आपका एक उद्देश्य है कि जापान में जाने के बाद में वहाँ के जो लोग हैं उनकी सेवा करना है, तो क्या लगता है आपको कि आप इसमें कितना अच्छा बेहतर कर पाएंगे और आपको इसमें एक सक्सेस होने के जो चांसेस है वो आपको नज़र आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम सक्सेस होंगे वहाँ जाके। मतलब हम यहाँ पे जैसे हमारे फादर एंड मदर है उनकी जैसे हम सेवा करेंगे बड़े होके, तो वहाँ पे हम उनको भी उसी तरीके से देखेंगे कि वो हमारे फादर और मदर है समझो। तो उनकी केयर हम कर सकते हैं मतलब। हाँ, और भी युवा है, जानेंगे इनसे। जैसा कहीं जब विदेशों में जाते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, जैसा वीज़ा का हो गया, पासपोर्ट का हो गया, तो इसकी क्या मतलब ये आपके जो वीज़ा पासपोर्ट ये कोई जो कंपनी है जो आपको हायर कर रही है वो बना के देने वाली है इसका? हाँ यस, बना के देने वाली है। अच्छा। हाँ मतलब अपन उधर काम करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। तो हम उनको सपोर्ट कर रहे, वो हमको सपोर्ट कर रहे। अच्छा। हाँ, हम जा रहे हैं काम के लिए तो हमको वीज़ा पासपोर्ट सब बना के दे रहे। अच्छा। हाँ। तो ये जो सभी लोग यहाँ पर है ये अलग अलग गांव से है कि नागपुर शहर से ही है? नहीं, अलग अलग गांव से, शहर से, बहुत दूर से। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से है? औरंगाबाद। औरंगाबाद से हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप कैसे आए, किसके माध्यम से आए? मैं यहाँ पर मेरे चाचा के माध्यम से आया हूँ। ओके। हाँ। और ट्रेन से आया हूँ यहाँ। ट्रेन से आए? हाँ। लड़कों से हमने बात की कि ये लोग जाने वाले हैं वहाँ पर, और वहाँ पर इनका जो जॉब है वो एक कंपनी के द्वारा, वहाँ की एक सोशल वेलफेयर एक सोसाइटी है, एक NGO बोल सकते हैं हम उसको, वो है, उसके माध्यम से ये लोग वहाँ जाने वाले हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, कुछ मेंटर है, कुछ मैडम लोग हैं, इनसे बात करेंगे। तो मैडम मेंटर है, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इनकी आगे की प्लानिंग रहेंगी और किस तरीके से ये बच्चों को वहाँ भेजेंगे। मैडम क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली मैं वहाँ जाने नहीं वाली हूँ, बट इन सब बच्चों को मेंटोर करूँगी। उनकी क्लासेस है, जैसा सब कुछ है वो सब मैनेज करूँगी। अच्छा। हाँ, वो सब मैनेज तो इनकी, जैसा सर ने बताया कि 6 से 8 महीने इनका ट्रेनिंग रहेगा, है ना, बेसिक ट्रेनिंग रहेगा।
तो इस ट्रेनिंग पीरियड के दरमियान इनका रहना खाना पीना इसकी व्यवस्था आपकी क्या पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कर रहा है? नहीं, एक्चुअली हम लोग पूरा ये नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग इन लोगों को ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपेंड दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, 5,000 स्टाइपेंड दे रहे हैं पर मंथ? हाँ, पर मंथ। अच्छा, ट्रेनिंग पीरियड में। तो उनमें से ये लोग करेंगे। वही मतलब वो जो उनको स्टाइफंड मिलेगा वही से इनका जो खर्चा है वो चलेगा, और उसके बाद में इनको सैलरी मिलेगी वहाँ जाने के बाद में। तो अभी ये यहाँ पर नागपुर में इनके रुकने की व्यवस्था की गई है? हाँ, मतलब हम लोगों ने उनको रूम ढूंढने में मदद की है। अच्छा, हाँ, मेस वगैरह जो है वो सब ढूंढने में मदद की है। अच्छा, तो ये जो और भी लोग हैं तो ये लड़कियाँ वहाँ पे जाने वाले हैं आपके साथ में? अच्छा, क्या नाम है आपका? मैत्री त्रिपुड़े। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? भंडारा। भंडारा। तो आप वहाँ जाने वाले हैं, तो एक मेरा सवाल ये है कि अभी आप वहाँ जाओगे तो देखिए लड़कों को तो बाय उनके घर से ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि लड़के जनरली घर के बाहर जाते हैं तो कमाने के उद्देश्य से ही जाते हैं। लेकिन लड़कियों को भेजना कहीं ना कहीं फैमिली के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट में नहीं रहते। तो आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई फैमिली की तरफ से? नहीं, अभी तक तो नहीं हुए। घर वाले बोल रहे कि जाओ, खुद के पैर पे खड़ी हो जाओ और सेटल हो जाओ। अच्छा, हाँ। आपका एजुकेशन कितना हुआ है? मेरा एमकॉम कंप्लीट है। अच्छा, एमकॉम कंप्लीट है, मतलब आप बेहतर पढ़े लिखे हैं और वेल एजुकेटेड है, तो आप जनरली समझ सकते हैं कि घर से कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। मतलब प्रॉब्लम जनरली उनको आता है जो 12th पास हुए हैं या फिर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है। हाँ, आपका नाम क्या है? सुहानी पाटिल। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? टाकरघाट। अच्छा, तो आपकी भी तैयारी है? हाँ। तो ये जो बेसिक ट्रेनिंग है ये इसमें आप कितना खुद को बेहतर साबित कर पाओगे? पता नहीं, लेकिन बहुत पूरी कोशिश करूँगी कि मैं खुद को बेहतर साबित कर सकूँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि वहाँ जाने के बाद में आपका लाइफस्टाइल हो गया या फिर आपको फ्यूचर में आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों में बदलाव आ सकता है? मेरा वैसे तो बचपन का सपना ही था कि ओल्ड एज केयर करना करके, इसीलिए अभी कोशिश कर रही। अच्छा, स्ट्रगल करूँगी जितना होगा उतना। अच्छा, तो घर से आपकी परमिशन है? हाँ, घर वाले बोल रहे थे कि जाओ करके। घर वालों ने बोले आपको परमिट किए? अच्छा, घर में और कोई समस्या नहीं है ना कि इस चीज़ को लेकर कि आप लड़की हो और आप बाहर जाओगे कैसा करोगे ये सब? नहीं नहीं, वो तो जा बोले वैसे। अच्छा अच्छा, जा बोले। मेरा एजुकेशन अभी 12th पास आउट हुआ, फिर अभी नर्सिंग शुरू है, JNM सेकंड ईयर। JNM सेकंड? हाँ। अच्छा, तो वो कंप्लीट होने के बाद जाओगे आप? अभी वो एग्ज़ाम दूंगी ना। अच्छा अच्छा, मतलब वो एजुकेशन आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद उसका रिजल्ट जब तक के नहीं आता उसके बाद ही आपका ये प्लानिंग है? हाँ, वैसे ही करेंगे। अच्छा अच्छा, तो देखिए कि हमारे देश में जितना भी युवा वर्ग है इसमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से असंतोष है, और इस असंतोष के कारण कई युवा जो है मार्ग भटक जा रहे हैं, कई ये जो गलत चीज़ें हैं इनमें पढ़ते नज़र आते हैं, और इससे कहीं सोसाइटी का जो है अनबैलेंस सोसाइटी हो रही है। तो ये लोगों की और मिराई सोशल वेलफेयर कॉरपोरेशन जो है जापान की एक सोसाइटी है, जापान का एक ऐसी संस्था है जो वहाँ पर ओल्ड एज जो लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए वहाँ पर इन बच्चों को वहाँ प्लेसमेंट दे रहे हैं, और एक तरीके से अगर हम इसको जॉब बोल सकते हैं तो वो देंगे। लेकिन इसके पहले बेसिक चीज़ें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको लैंग्वेज सिखाई जाएगी, चाहे फिर वो इंग्लिश हो चाहे फिर वो जापानीज हो। तो इन सभी जो इस प्लानिंग की जो इसकी स्ट्रैटेजी है ये बिल्कुल बेहतर तरीके से यहाँ पर हमारे साथ में जो सर है सुशांत सर, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस व्यवस्था को वो एग्जीक्यूट करेंगे, बच्चों को वहाँ पर भेजने की क्या तैयारी रहेगी, इनका वीज़ा तथा पासपोर्ट को लेकर के इनकी क्या तैयारी रहेगी। तो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सुशांत सर, और सर से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भीम। जय भीम। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सोसाइटी है इसका एक मेन जो मोटो होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या उद्देश्य है? सोसाइटी बोले तो हाँ, मतलब ये वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, जापान की? हाँ, जापान की, इसके बारे में। ओके ओके, तो ये मिराई सोशल वेलफेयर कॉर्पोरेशन फुकुओका जापान की जो कंपनी है, ये सोशल वेलफेयर जैसे आप वर्ड सुन रहे हो, तो इनका जो बिजनेस पर्पज जो है ये जापान के जो ओल्ड एज लोग जो है उनको जापान में क्या होता है ना कि फैमिलीज़ में जैसे भी हम लोग हैं, मैं भी अभी जैसे नागपुर से ही हूँ, लेकिन मैं अभी जापान में काम करता हूँ। मेरे मम्मी डैडी है जो यहाँ इंडिया में रहते हैं, या मेरे भाई लोग हैं,
तो जैसे मम्मी की भी अभी एज हुई है, तो जैसे जो लोग घर पे साथ में नहीं रहते उन ओल्ड एज लोगों को खुद की केयर करने के लिए दिक्कतें होती है। कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति चाहिए घर पे जो उनकी केयर कर सके। जापान में भी इसी तरह, इंडिया से ज़्यादा तो जापान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम फैमिली, मोस्ट फैमिली तो छोड़ो, सेम सिटी में रहने के बाद भी जनरली पेरेंट्स और बच्चे साथ में नहीं रहते, तो ओल्ड एज लोगों को अकेले ही घर में रहना पड़ता है। और दूसरी बात ये, उल्टा कल्चर ही वहाँ का ऐसा है कि ओल्ड एज जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को साथ में रखने नहीं चाहते, वही खुद ही बोलते हैं कि आप अलग ही रहो, हम अपने अकेले ही रहेंगे। वो फिर 90 एज की भी हो जाएंगे, 99 की भी हो जाएंगे, तो भी वो अकेले ही रहना चाहते हैं, क्योंकि जापान में उन लोगों की केयर करने के लिए सेंटर्स बहुत सारे बने हुए हैं ऑलरेडी, गवर्नमेंट की तरफ से भी है, प्राइवेट कंपनीज के भी है। तो उसी में से एक ये जो मिराई सोशल वेलफेयर कॉर्पोरेशन जो है, इनका ओल्ड एज लोगों का केयर करने का सेंटर ये फुकुओका सिटी में ऑलरेडी है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को सेवाएं देते हैं। इनकी सेवाएं किस तरह की होती है, एक तो ऐसे लोग जो उनके खुद के घर में नहीं रह सकते, मेडिकल इशू हो या कोई भी हो, उन लोगों को सेंटर में ही ऑलरेडी, जैसे हम हॉस्पिटल में रहते हैं वैसे वो हॉस्पिटल नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे उनको पूरी रहने खाने की सोने की व्यवस्था सारी होती है। ऊपर से उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी, जिनको जैसे कोई दिक्कतें हो, कोई जैसे डायबिटीज़ हो, बीपी हो या कोई बीमारी हो, उसकी दवाएं देना, इंजेक्शंस देना, डॉक्टर्स को लेके आना रोज़, वो सारी सेवाएं उनको सेंटर में ही दी जाती है, वो वहीं पे रहते हैं। उसके अलावा दूसरी सेवा ये है, जो लोग खुद के घर में रहना चाहते हैं लेकिन दिन भर उनको बोर होता है घर में, तो कुछ ना कुछ हालचाल होनी चाहिए, तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि इनके पास में पिकअप और ड्रॉप की सर्विस होती है। तो इनकी खुद की कार उनके घर में जाती है, उनके घर से पिकअप करती है, सेंटर में लेके आती है, दिन भर उनको सेवाएं देती है और शाम को फिर वापस छोड़ती है। अब दूसरी बात और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जापान में एक अच्छा फैसिलिटी है, जो पिकअप की कार जो होती है, बूढ़े लोग ऐसे खुद चल के नहीं जा सकते, या किसी का कोई अपंग, जैसे हमारे यहाँ अपंग लोग जो होते हैं वो खुद से नहीं जा सकते, तो वहाँ पे एक ऑटोमेशन करके एक है ना, एक कार में एक स्लाइडर लगा रहता है, उस स्लाइडर से ऑटोमेटिक आप ऐसे जस्ट पुश करके कार में लेके जा सकते हो। इस तरह का सर्विस भी है। तो ये कंपनी इस तरह की सर्विसेज जापान में प्रोवाइड करती है। मेरा सवाल ये है कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कैसे पता चला और आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे यहाँ पर जुड़ना चाहिए, और मैं यहाँ पर आने के बाद में यहाँ के मेरे जो भाई है, मतलब हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं या फिर हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, जो बेचारे आज कहीं ना कहीं एजुकेटेड होने के बाद में उनको काम की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो ऐसा आपको कब लगा? हाँ, वैसे तो मैं जब स्कूल कॉलेज में था तभी से मैं अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, और इस तरह के अच्छे अच्छे सोशल प्रोजेक्ट्स करके लोगों को बेनिफिट मिले, एजुकेशन बेनिफिट मिले, एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मिले, ये मेरा पहले से ही ऑब्जेक्टिव था, मेरा ड्रीम था। और मैं जापान में अभी 25 साल से काम कर रहा हूँ। तो जापान में रहते हुए भी हम लोगों ने इंजीनियर्स लोगों को लेके गए ऑलरेडी, 15 से 20 लोग इंजीनियर्स वहाँ पे ऑलरेडी जाके सेटल हुए हैं। तो ये काम मेरा पहले से ही चल रहा है। लेकिन चैलेंज तो ये था कि इंजीनियर्स तो जा सकते हैं, लेकिन जो 10वीं 12वीं फेल बच्चे हैं जिनको इंडिया में जॉब नहीं, वो कैसे जाएंगे, है ना। तो इसके लिए भी मैं तभी से काम कर रहा था। तो क्योंकि मेरा बुद्धिस्ट मूवमेंट से, अम्बेडकर मूवमेंट से मेरा सोशल एक्टिविटी जुड़ा हुआ है और हम इस बैकग्राउंड से है, तो जापान में भी जैसे मैंने जब भी बताया था, जब भी स्पीचेस हुई उन्होंने भी बताया कि जापान में भी 100 साल पहले इस तरह का सिचुएशन था। तो हमारे जैसे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी जापान में है। तो ये मिराई सोशल वेलफेयर कंपनी के जो ओनर है वो भी उसी कम्युनिटी, जापान की उसी कम्युनिटी से आते हैं। जापान में इस कम्युनिटी को बोलते हैं बुराको कम्युनिटी। तो ये उसी कम्युनिटी की वजह से होने की वजह से हम लोग जो हमारी मूवमेंट चलाते हैं जापान में, उस समय आपको शायद आवाज़ इंडिया टीवी को ध्यान में होगा, 2018 में आपकी टीम जापान में आई थी, जहाँ पे हमने इसी फुकुओका सिटी में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था, 2 दिन का, फुल डे का। उस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि बुद्धिस्ट मूवमेंट किस तरह चल रही है, बुद्धिस्ट मूवमेंट में इंडिया में किस तरह के प्रॉब्लम्स है। ये सारा उस सिटी में होने के बाद में वो जो इवेंट था वो हमने अकेले नहीं किया, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, उसके थ्रू हमने वो इवेंट किया। लेकिन वो इवेंट हमने ये जो बुराको कम्युनिटी है जापान में, जिसको बोलते हैं बुराको लिबरेशन लीग करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलके हमने ये इवेंट किया था। ऑब्जेक्टिव यही था कि उनके प्रॉब्लम्स और हमारे प्रॉब्लम्स एक साथ जुड़ के हम दोनों सोसाइटीज़ मिलके किस तरह से हम अच्छे अच्छे कार्य कर सके आगे चल के। तो उस कॉन्फ्रेंस के जरिए से उन्हें जब हमें प्रॉब्लम्स पता चले, तो जैसे अभी आप वो जो ओनर है वहाँ के, उन्होंने जैसे बताया कि उन्होंने भी 40 साल पहले आके जो यहाँ की सिचुएशन देखी थी, तो उनका ड्रीम था कि इसको सक्सेस किया जाए। तो उस बेस पे उन्होंने फिर मुझसे डिस्कशन चालू किया
कि चलो मेरा भी ऐसा ड्रीम था, इस तरह का है, आपने भी प्रॉब्लम्स बताए हैं, तो चलो हम साथ मिलकर कैसे करेंगे, है ना। तो उस बेस पे फिर हमने डिस्कशन करते करते आज आप जो देख रहे हो उस 2018 से लेके आज का 2023 5 साल के अंदर में हमने 1-2 दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन 5 साल में हमने अलग अलग चर्चाएं करते करते उनको कन्विंस किया कि हम आपको सर्विस दे सकते हैं, आपको जैसे बच्चे चाहिए वैसे बच्चे बना के दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने इंजीनियर्स डॉक्टर्स छोड़ के आज इंडिया और जापान में जापान की जो रिसोर्स की ज़रूरत है, जिसके लिए ये 10वीं हो या 12वीं हो उसका कुछ मतलब जो नॉन टेक्निकल फील्ड से जो बच्चे रिलेट, उसके लिए सर्विस उन्होंने चालू किए। तो उसी प्रोग्राम का हम यूटिलाइजेशन करते हुए ऐसे बच्चों को हम ट्रेनिंग दे के वहाँ पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर सामान्य सवाल तो ये आता है कि ये जो बच्चे हैं ये नॉन टेक्निकल है और इनको बेसिक जो इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर वहाँ की आप जो जापानीज लैंग्वेज की बात कर रहे हैं इसका उनको कोई नॉलेज नहीं है, तो इनके वहाँ पर उनके लैंग्वेज को वो कैसे डील कर पाएंगे, और वहाँ पर जाने के लिए जो प्रबंध है मतलब चाहे फिर वो पैसों का हो, चाहे पासपोर्ट का हो, चाहे वीज़ा का हो, इसके लिए आपका मतलब क्या प्लानिंग है और क्या स्ट्रेटेजी है? तो मैं पूरा प्रोग्राम अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से होगा। अभी तो फिलहाल हमारे ये सेंटर पे हम ट्रेनिंग चालू कर रहे हैं। ट्रेनिंग में जैसे आपको पता चला कि हम इंग्लिश लैंग्वेज, जापानीज़ लैंग्वेज और वहाँ का इनकी सेवा कैसे की जाती है इस तरह का ट्रेनिंग यहाँ दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग चलते चलते ही अभी इन बच्चों के पास पासपोर्ट तो नहीं होगा और जब ये जाने का टाइम आएगा पासपोर्ट होना चाहिए, तो अभी से हम इनको बोलेंगे बच्चों को कि आपके पासपोर्ट्स आप रेडी रखो। इनके पासपोर्ट अभी ये बन के रहेंगे। इन पासपोर्ट बनने के लिए इनको जो भी हेल्प चाहिए वो हम लोग यहाँ से सपोर्ट करेंगे। जैसे भी उनको पासपोर्ट बनाना है या कोई दिक्कत है, फिलअप करना है, पासपोर्ट का एप्लीकेशन है, कुछ पैसा लगता है, वो सब हम उनको हेल्प करेंगे। दूसरा चीज़ और एक ये है कि ये बच्चे सारे जो है पुअर बैकग्राउंड से आए हुए हैं। इनका खुद का फैमिली बैकग्राउंड जो फाइनेंशियली पूरा वीक है। तो हमने ये सोचा था कि अगर हम इनको ट्रेनिंग दे के लेके जा रहे हैं तो इनका यहाँ ट्रेनिंग बाहर से भी बच्चा है, नागपुर के बाहर से भी बच्चे हैं, तो इनका रहना खाना कैसे करेंगे। तो हमने कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि इनको स्टाइपेंड दिया जाए। तो इन बच्चों को हर बच्चों को 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिसमें इनकी रहने खाने की व्यवस्था होगी ट्रेनिंग लेने तक के। उसके बाद में जब वहाँ ट्रेनिंग होने के बाद यहाँ इनको जब जापान में जाना पड़ेगा उसके लिए वीज़ा लगता है। तो वीज़ा प्रोसेस सारी कंपनी के थ्रू से मैं भी सपोर्ट करूँगा। ये कंपनी के थ्रू से इनके वीज़ा प्रोसेस के डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे जापान से, जिससे कि यहाँ पे वीज़ा इजीली प्रोसेस हो जाएगा। जापान में क्या होता है कि आने से पहले एक अप्रूवल लेना पड़ता है जापान गवर्नमेंट से, वो अप्रूवल कंपनी लेती है। तो क्योंकि कंपनी अप्रूवल ले रही है तो वो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते उसमें। तो इनका वीज़ा प्रोसेस हम करवाएंगे। अब उसके बाद में दिक्कत आएगी कैसे जाएंगे जापान में, टिकट तो लगती है, टिकट का पैसा कौन देगा। तो हमें क्योंकि इनकी सिचुएशन पता है, फाइनेंशियल सिचुएशन, तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि इनको एयर टिकट भी हम कंपनी की तरफ से निकाल के देंगे पहले हमारी तरफ से। लेकिन क्योंकि ये इनका खुद का ट्रैवल है, कंपनी के लिए तो आ ही रहे हैं, लेकिन पहला ट्रैवल है, तो ये एक्सपेंसेस जो है इमीडिएटली ऐसे कंपनी बेयर नहीं कर सकती। एडवांस दे रहे हैं वो। जब वो जापान जाएंगे तो उनको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी में से इनका जो पैसा है 12 महीने के अंदर में जो टिकट का पैसा है वो कट करके उनको सैलरी दी जाएगी। तो इस तरह से टिकट का पैसा हम उनसे एक्सपेंसेस जो है कवर कर लेंगे। उसके अलावा वहाँ पे रहने की जो व्यवस्था है, तो ये लोग तो आके खुद ढूंढ नहीं पाएंगे, तो पहले ही उनकी रहने की व्यवस्था की जाएगी उनको। क्योंकि ये सब सारे अनमैरिड है, तो एक घर में लगभग 2 बेडरूम की अगर रूम है तो उस घर में लगभग 3 से 4 व्यक्ति साथ में रह सकते हैं, शेयर्ड रहेगा, जिससे कि उनके रेंट के भी पैसे बच जाएंगे। तो रेंट तो हम सब हाउस बना के देंगे, लेकिन उनका जो रेंट है वो कंपनी में उनके सैलरी से कट करके उनको सैलरी दी जाएगी। तो और उनको सैलरी हर महीने ऐसी मिलेगी कि जापान के रहने की व्यवस्था के हिसाब से उनका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, थोड़ा घूमना होना चाहिए, थोड़ा सेविंग होकर फ्यूचर में जब उनको आना है इंडिया में वो होना चाहिए। सेविंग डेफिनेटली बचेगी, 50% डेफिनेटली बचेगी, इतना गारंटेड है। उसके अलावा और कितना बचना है वो उनके खुद के हाथों में है ना। एक बेसिक सवाल ये भी उठता है कि जैसा वहाँ पर जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे होने वाला है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा और किसी बच्चे के घर में खुदा ना खास ऐसा चीज़ ना हो, लेकिन किसी की डेथ हो गई, किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, आखिरी स्टेज में है और उनकी इच्छा है कि हम अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, तो क्या ऐसे सिचुएशन में वो बच्चे वहाँ से वापस आ सकते हैं? अच्छा, आपके एक्चुअली 2 सवाल है। कॉन्ट्रैक्ट बेस आपने बोला था। वैसे जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है, ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है। मतलब ये ज़िंदगी भर तक वहाँ पर रह के काम कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो ये प्रोग्राम है इन पे लिमिटेशन है, 5 साल तक ही कर सकते हैं, ये जापान गवर्नमेंट का रूल है। लेकिन वो रूल अभी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे उसको निगलेक्ट करके वो कंटिन्यूसली रह सकते हैं, ऐसा भी होने वाला है।
तो बेसिकली इनका जॉब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस का नहीं रहेगा, एक परमानेंट एम्प्लॉय रहेंगे। उसके बाद में जैसे आपने बोला, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको कोई बाइंडिंग है, ये कैसे एक जॉब है, कंपनी है, आप जॉब करो। जैसे इंडिया में भी कंपनी और जॉब होती है, उस तरह से कंपनी का जॉब है। तो ये करके छोड़ भी सकते बच्चे सारे फ्री है, ज्वाइन करके छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट बच्चों से ये है, क्योंकि हम आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट 5 साल आप आपकी सर्विस जो है अच्छे से दो, छोड़ो मत उसको, अपना भी करियर बनाओ, हमको भी सर्विस दो। ये हमारी रिक्वेस्ट उनसे है, बॉन्डिंग नहीं है। और जैसे अगर कुछ हो भी जाता है या उनको कभी ऐसा लगा कि नहीं मुझे अभी आके इंडिया में फैमिली से मिलना है 1 साल में 2 साल में, तो सेविंग तो होगी, उनको छुट्टी भी रहेगी, 1 साल में 10 दिन की छुट्टी होती है, उसके बाद में गवर्नमेंट नेशनल हॉलीडेज होती है, वो सब मिला के 10-15 दिन के लिए 20 दिन के लिए वो कभी भी छुट्टी लेके आ सकते हैं, आके अपना टाइम स्पेंड करके फिर से वापस आके जॉब कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ऐसा कोई बाइंडिंग कुछ भी कहीं पे नहीं है। मतलब जैसा हम बोल सकते हैं कि जैसे बाकी जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, या फिर और भी बड़ी कंपनी में नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसमें जो काम करते हैं, वो जैसे आते हैं साल भरे में या फिर 2 साल के बाद में 8 दिन की 15 दिन की छुट्टी लेकर उसके वैसे वो आ सकते हैं। मतलब अगर सामान्य लैंग्वेज में और सामान्य भाषा में कहूँ तो इसमें बच्चों के ऊपर किसी चीज़ का कोई जो मर्यादा जो है, मर्यादा नहीं रहेगी। मतलब आप जाइए, अपना एक उसका टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप अपने जो बची हुई सेविंग है उससे आप आ सकते हैं। तो ये आप एक बेहतर पहल है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी हो रही है और उसके बाद में आप इतने बच्चों को वहाँ पर जाकर वहाँ पर जॉब का रिस्क दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है सर। तो इस चैलेंज को आप कैसे फेस करोगे? क्योंकि अगर आप ये बच्चे गए तो ऐसे 10 बच्चों के मन में ख्याल और आएगा कि भाई ये लोग गए, उसके बाद में हमारा भी फ्यूचर वहाँ बन सकता है, तो कैसा बच्चे आपको कनेक्ट करेंगे? तो क्या उसके आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? वही तो अभी जैसे इनॉग्रेशन के समय जो स्पीचेस हुई उसमें बताया गया कि ये पहली बैच है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि इसको चालू करना, शुरुआत करना है इसकी। ये शुरुआत करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, अब फॉर्चुनेटली कि ये जो कंपनी है आप अपना जो मोटो है वो सामने लेके वो सपोर्ट करने के लिए अपने सामने आई है। उन्होंने अगर इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद हम नहीं भी कर पाते, क्योंकि एट द एंड इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मैं समझो मैं खुद के हिसाब से ऐसे ट्रेनिंग चालू भी करता तो भी जॉब देने के लिए कोई तो चाहिए। ये कंपनी जॉब देने चालू हुई, ये सबसे बड़ा हमारा जो ऑब्स्टेकल है वो सॉल्व हो गया। अभी इसके आगे का जो चैलेंज आप बोल रहे हो, इसमें मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है अभी जो शुरुआत हो रही है, अभी 20 बच्चे अभी ट्रेनिंग लेने वाले हैं। ये 20 बच्चे लगभग हमारे ख्याल से 6 महीने के अंदर में जापान में पहुंच सकते हैं। कोई बच्चा अगर थोड़ा सा डिले भी हो गया तो 6 महीने से 8 में जाएगा या 12 महीने तक चले जाएगा, 1 साल पकड़ लो। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे जैसे बच्चे वहाँ आते जाएंगे वैसे वैसे हमारी अभी जो ऑब्जेक्टिव है ये हर 6 महीने में हम 20-20 बच्चों की बैच ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। कब तक के लिए? हमेशा के लिए। तो मतलब ऐसा समझो कि हर 6 महीने में 20 बच्चों की लाइफ बना के हम उनको जापान में ले जाएंगे, ये हमारा मोटो है। तो जैसे आपने बोला कि अगर कोई बच्चे दूसरे भी बच्चे हमें कनेक्ट करते हैं जिन्हें इस तरह का जॉब चाहिए, तो डेफिनेटली हमसे कनेक्ट करके रखें। हमारा एक रजिस्ट्रेशन का लिंक है, उस लिंक पे अगर उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो नेक्स्ट बैच के लिए जो क्या बोलते हैं उसका इंटरव्यूज़ है या प्रोसेस है वो अभी से हमने चालू कर दिया है। तो ऐसे बच्चों से हम डिस्कस करके उनको सिलेक्ट करके रखेंगे। तो आज जैसे 1 जनवरी से ये अभी से चालू हो गया है, तो दूसरी बैच जो है 1 जुलाई से चालू होगी। उस समय में हम नए बच्चों को हम ज्वाइन करवा के का डिफरेंस उसमें रहेगा, ऐसे बच्चे बढ़ाते जाएंगे। और एक मतलब ये पूरा जो सेशन है ये आप फ्री कर रहे हैं। इसमें कोई भी मतलब जैसा कंसल्टेंसी कंपनियां होती है वो जो पेड कोर्सेज करवाती है या फिर पैसे लेती है कोर्सेज के, तो वैसा नहीं रहेगा। हमारी कंसल्टेंसी कंपनी नहीं है, उल्टा जैसे मैंने आपको बोला इस प्रोग्राम में सारा इन्वेस्टमेंट हमारे कंपनी का है। उसके अलावा हमने यह भी आपको बताया कि हम बच्चों को उल्टा स्टाइपेंड दे रहे हैं। बच्चों से हमने कोई भी फीस ली नहीं है, कोई भी कुछ कमीशन नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है। और अगर हो सके तो मेरे ख्याल से आपने बच्चों से पूछना भी चाहिए इस चीज़ों को, क्या इस तरह से आपने कुछ कंसल्टेंसी फीस दिया है कि नहीं दिया है, वो क्लैरिफाई होना चाहिए। तो हमारा ऐसा कोई मोटो नहीं है। हमारा मोटो यही है कि जो बच्चे स्ट्रगलिंग है, जिनके करियर का प्रॉब्लम्स है, उनको सपोर्ट करके इस तरह का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलकर उनका करियर बने, यही हमारा मोटो है। सर ने जैसा जिक्र किया कि एक महिला का जीवन में बैक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे बाबा साहब के पीछे माता रमाई का जैसे हाथ था, तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें वैसा पार्टनर मिले। तो मैडम आप बार बार सर आपका जिक्र कर रहे थे, तो आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं सर? सपोर्ट इन द सेंस जैसे कि सर ने बताया कि AIM जो ग्रुप है ये मैंने 2004 जब मेरी शादी हुई थी तब ज्वाइन किया था। इस ग्रुप में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो इन द सेंस उतना ज़्यादा बहुत भी सपोर्ट नहीं है, बट हाँ उनको बैकबोन जैसे जो कुछ भी प्रोजेक्ट होता है
उससे रिलेटेड जो कुछ भी डिटेल्स होती है, जो माइनर डिटेल जो बहुत ज़रूरी होती है, उससे रिलेटेड डिटेल्स देना या फिर उस चीज़ में सपोर्ट करना, या फिर जैसे मीटिंग्स होता है उससे रिलेटेड जो कोई जानकारी या फिर नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बस उतना ही सपोर्ट्स होता है। मोरल सपोर्ट पूरा है। मॉरल सपोर्ट पूरा है इन द सेंस, अगर मैं अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको बात करूंगी तो इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारा था। जैसे फॉर एग्जांपल सर ने बताया कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए नहीं था, तो इसमें जैसे कि डिटेल्स की आप लोगों को किस तरह के लोग लेने चाहिए, या फिर लड़कियों का कितना सपोर्ट होना चाहिए, या फिर कितने नंबर्स ऑफ लड़कियां होनी चाहिए, ये सब मैं थोड़ा बहुत मैंने भी हेल्प की। तो आप देख सकते हैं कि एक पूरे फैमिली का यहाँ पर योगदान है, जो चाहता है कि अपने कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जो जिनका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, जो कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं इंजीनियर नहीं है और कहीं कुछ नहीं है, जो सिर्फ 10वीं और 12वीं पास हुए हैं या फिर जो पास नहीं भी हुए हैं, उन बच्चों को जापान में जॉब दिलाने की जो जिम्मेदारी है ये सुशांत सर कर रहे हैं। इनकी खुद की कंपनी जापान में है, काफ़ी समय से वो जापान में जॉब कर रहे हैं और इस मिराई सोशल वेलफेयर जो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से वो कनेक्ट है। इनके मन में ख्याल आता है कि वो ऐसे जो लोग हैं जापान में, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनकी सेवा करने के लिए यहाँ से बच्चों को वहाँ लेके जाने का जो प्लान है इनके दिमाग में आया। कंपनी से इन्होंने बात की और तमाम तरीके की चीज़ें डिस्कस करके, क्योंकि सबसे पहला चैलेंजिंग टास्क वहाँ पे जॉब की व्यवस्था करना था और इन द सेंस कि यहाँ से लोगों को लेके जाना तो वो सेकंड स्टेज में आता है, लेकिन पहला प्रॉब्लम जो इनका है वो सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कम आंकड़े कम है, लेकिन 20 बच्चों को जॉब दिलवाना ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था, ये इन्होंने पूरा किया। और कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस एजुकेशन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन को नज़र में रखते हुए ये काम कर रहे हैं। साथियों, इस पहल के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे आवाज़ इंडिया टीम के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।